WHO द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार ई स्वास्थ्य से आशय या ई हेल्थ से आशय इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से स्वास्थ्य संसाधनों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। स्वास्थ्य संसाधनों और स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल स्वास्थ्य संसाधनों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने से है। जैसे एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था उस समय जब मैं बता रहा था, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रहा था, कि आजकल एक डिवाइस लगा दिया जा रहा है जो गर्भस्थ माता है उसके हर रोज को हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना, कि समय समय पर उनके चेकअप कराते हैं। तो एक ऐसी डिवाइस लगा दिया जा रहा है जो क्या करे, उसके संपूर्ण शरीर के जो संबंधित समस्याएं हैं उसको समय समय पर क्या करता रहे, पता करता रहे, इंफॉर्मेशन देता रहे संबंधित डॉक्टर को, एक मैसेज। जैसे अभी यहाँ पे उतनी विकसित नहीं प्रणाली, विदेशों में इतनी विकसित हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ ANM या आशा, आंगनबाड़ी, ये सभी इस तरह की होती है कार्यकर्त्री, तो इनको समय समय पे जो क्या करती है, घरों में हाउस होल्ड एक सर्वे करती रहती है बीच बीच में, और ये देखती है कि कौन सा शिशु अभी मतलब नवजात शिशु है, कौन गर्भस्थ माता है, मैटरनल कौन है, या इस तरह की तमाम तरह की जो चीजें हैं। तो क्या करता है कि इस टाइप की जो ग्रुप्स होते हैं वो जा जाके घरों पे एक हेल्थ सर्वे करते हैं, लेकिन जिसको समस्या होती है समय समय पर उनको क्या करते हैं, अपने उपकेंद्र पे बुलाकर उनको टीकाकरण और तरह तरह की सारी चीजें करते हैं, या उनके घरों पे जाके उनके वैक्सीनेशन वगैरह वो करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में डेवलप्ड कंट्रीज में क्या कर रहे हैं ये कि उनके शरीर में एक डिवाइस फिट कर दे रहे हैं जो संबंधित किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो क्या कर रहा है, उनको एक सूचना दिया जा रहा है। जैसे बीपी, गर्भस्थ माताओं के बीपी वगैरह, और अल्ट्रासाउंड में तमाम चीजें जो अल्ट्रासाउंड से निकल के आती हैं, और भी शरीर के चेकअप बहुत सारे, जैसे ब्लड लेवल और तमाम हीमोग्लोबिन लेवल, तमाम सारी चीजें के चेकअप होते हैं। वो सारी चीजें वो आपको बताएगा, मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली जो है आपको मैसेज को बताएगा कि यू आर करंटली परफेक्ट, योर हीमोग्लोबिन लेवल इतना, और ये जो भी चीजें हैं सब आपको बताएगा। मतलब उससे वो क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा, उस हिसाब से वो अपना डोज देते रहेंगे, जैसे भी डेली रूटीन में जो सारी चीजें खाना पीना करते रहेंगे। बार बार उनको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगा, तो मैसेजिंग के थ्रू में मिलते रहेंगे। इसी तरह से जो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोरोना का टीका आपने लगवाया, कोविड का पहला वाला टीका आप लगवाए, आपके पास एक मैसेज पोर्टल पे मैसेज आ गया, फिर नेक्स्ट वाला कब लगवाना है उसका आपको एक रिमाइंडर आने लगा बार बार कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे आपकी पॉलिसी खत्म हो रही होती है तो पॉलिसी में क्या होता है कि आपको बार बार रिमाइंड कराता है कि अब आपको पॉलिसी जमा करने का डेट आ गया, इस तरह से आपको करना है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है। तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली जनरेटेड की सुविधा के थ्रू ये ई स्वास्थ्य का भी मामला है, जो सारे तमाम तरह के टीकाकरण है। पता चला कोई ऐसी माँ है जिनके बच्चे को भूल गई वो बच्चे का टीका लगवाना, अब वो बच्चे का टीका वो उसी समय लगना है जबकि जरूरी है उस समय, तो उसके मोबाइल में एक लिंक कर दिया जाएगा कि इस तरह का एक हेल्थ कार्ड एक मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू का बन जाएगा। जैसे आप एक स्वास्थ्य कार्ड देखते हो बच्चों का ना, स्वास्थ्य कार्ड के रूप में आपके मोबाइल ऐप में ही वो समय समय पे आपको क्या करेगा, दिशा निर्देश करता रहेगा कि अब आपके बच्चे को ये वाला टीका लगवाना, अब आपके बच्चे को इतने समय बाद ये वाला टीका लगवाना है, या इस तरह की जो समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग रूटीन चेकअप्स कराते हैं, बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं वो रूटीन चेकअप्स कराते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस उनके हाथ पैर में कहीं कुछ लगा दिया कि वो बहुत सारी चीजें उनके
अंगतंत्र से संबंधित जो तमाम समाज समस्याएं जो आ रही हैं, कभी बीपी लेवल है, कभी शुगर लेवल है, कभी कोई लेवल है, ये सभी चीजों का पता आता रहे हमें कैसे, एक पोर्टल पे पता चलता रहे। तो यही सारी चीजें सुविधा ई स्वास्थ्य। और इसमें लिख ले थोड़ा 2 लाइन और लिख ले। डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस दौर में, डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस दौर में ई स्वास्थ्य आज एक वास्तविकता है। ई स्वास्थ्य आज एक वास्तविकता है तथा यह मरीज को केंद्रीय रूप से समन्वित देखभाल प्रदान करने के लिए, समन्वित देखभाल प्रदान करने के लिए केंद्रीय रूप से समन्वित देखभाल प्रदान करने के लिए क्लिनिकल चिकित्सकों और अस्पताल व्यवस्था को कुशल बनाने में सहायता कर रहा है, सहायता कर रहा है। जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए डॉक्टर्स की कमी है और या पेशेंट जो है घर पे ही क्या करना चाह रहा है, अपनी समस्याओं को बताते हुए या किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से जाकर अपने डायग्नोस कराता है, रिपोर्ट्स ला के तो क्या करता है, ऑनलाइन किसी डॉक्टर को रेफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है वो सारे रिपोर्ट्स ऑनलाइन। जब किसी डॉक्टर का आप हूबहू आपको फेस टू फेस जब एक अपॉइंटमेंट हुआ रहेगा तो आप अपनी समस्याएं उस समय भी आप उसको बता सकते हैं, और जो आपकी रिपोर्ट्स को देख सकेगा करंटली, भाई ऑनलाइन आपको एक टाइमिंग फिक्स रहेगा ना कि आपको इस टाइम पे इस टाइम तक डॉक्टर आपसे क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, और उससे पहले आप क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट्स को आप उसके पास भेज चुके होते हैं। वो आपकी बारी जब आएगा आपका नंबर तो क्या करेगा, हाँ ये फला कौन है भाई, अच्छा मंजू देवी है, मंजू देवी का क्या किया, वो सभी चीजें क्या क्या इनको प्रॉब्लम है, क्या क्या इसको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आया है, वो सब देख रहा है। देखने के बाद आपसे भी कुछ चीजें पूछेगा कि इस तरह की आपकी समस्याएं होती है, क्या क्या होती है। जैसे आप डॉक्टर के बगल में से बैठ के वो गोल वाले स्टूल पर बैठते हो ना, वो सब फिर उसको बताते हो, फिर डॉक्टर कहता है आ करो, फिर आँख खोल के देखता है, तो वो सब चीजें उसमें खर्च नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें वो रिपोर्ट को देखेगा और देखने के बाद आपसे भी कुछ चीजें पूछेगा, और पूछने के बाद वही कर भी सकता है, हो सकता है अगर क्लियरली इसको दिखेगी तो कहेगा आप इसे करो, आप ये सब चीजें आप करोगे, और फिर आपको सजेस्ट कर देगा दवाएं, ये दवाएं आप ले लीजिए, जैसा भी होता है फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के हिसाब से आप फिर हमें बताइएगा कैसे क्या है। तो अब आपको यहाँ से चल के डॉक्टर के पास तक नहीं जाना पड़ा, या किसी प्रकार की कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि आपको जाना पड़ा, कहीं से कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, आप अपनी जगह पे बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं। ये सभी चीजें ई स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आती है। फिर और भी तमाम सारी चीजें, जैसे एप्लीकेशन जो बने हुए हैं, एप्लीकेशन में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने ई स्वास्थ्य से संबंधित बहुत जेनरिक मेडिसिन आप ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। फिर इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं, R&D के लिए बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। इसमें सरकार की जो स्वास्थ्य पहल है, पहल के कुछ प्रोजेक्ट्स आप देख लीजिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सरकार की ई स्वास्थ्य पहल, सरकार की ई स्वास्थ्य पहल। जैसे सेहत, SEHAT, सेहत, SEHAT, सेहत के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य क्या था, 60
सेवा केंद्रों को जोड़ने की और नागरिकों को उनकी भौगोलिक अवस्था से परे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी है। बीच में आप लोगों को मतलब हम लोगों के डिपार्टमेंट के थ्रू जब हम वहाँ थे डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उसमें क्या था कि एक जापानी इंसेफेलाइटिस से जो पीड़ित जो बच्चे थे उनके लिए एक व्यवस्था की गई थी कि ऐसे एरिया को रिकॉग्नाइज किया जाए जहां से ऐसे शिशु आ रहे हैं हॉस्पिटल में, जैसे पूर्वांचल क्षेत्र में हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो गया, तो उनके जो पर्टिकुलर वो लोग थे उनको चिन्हित किया गया कि कौन कौन से एरिया से लोग आ रहे हैं ज्यादा से। फिर उनके एटमॉस्फेरिक जो समस्याएं हैं, जैसे वाटर से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, खाद्य से रिलेटेड और भी पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है ना, सारी चीजों का क्या किया गया, एक एनालिसिस किया गया कि भाई बाकी डिफरेंट जगहों से इस जगह के बच्चों में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो भौतिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से या किसी भी तरह से ये जेई से प्रभावित हो रहे हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस से मस्तिष्क ज्वर से प्रभावित हो रहे हैं। उनका एनालिसिस करने के बाद ऐसे लोगों के लिए एक डिजिटल नक्शा तैयार किया गया, ठीक है ना, और नक्शा तैयार करने के बाद संबंधित टीम को, जो वहां पे जो जिनके एरिया में आता था डॉक्टर्स की टीम को, वहां समय समय पर देखभाल करने के लिए उनको लगाया गया कि जरा इनके बीच बीच में चेकअप होते रहने चाहिए और विशेष क्षेत्र में उनको स्पेशल एरिया में उनको रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमने बहुत हद तक उनके ऊपर निजात पाया। भाई पानी से हो रहा हो, चाहे किसी के लार्वा से हो रहा है, किसी बैक्टीरिया से हो रहा है, किसी वायरस से हो रहा है, कैसे भी हो रहा हो, या कोई एटमॉस्फेरिक वहाँ पे पॉल्यूशन, कुछ पॉल्यूटेंट्स वहाँ पे कुछ समस्या ग्रस्त वाले हो, तो वो जब रिकॉग्नाइज समय समय पे किए जाने लगे तो उसमें क्या आया, काफी गिरावट आई। क्यों? क्योंकि हमने समय पे रहते हुए उनके उपचार कर लिए, उनका समाधान निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीजें ये ई स्वास्थ्य के तहत या ई हेल्थ के तहत इस तरह की इलेक्ट्रॉनिकली जो कोशिश या प्रयास है वो ई स्वास्थ्य या ई हेल्थ के अंतर्गत आता है। तो ई सेहत आप लिख सकते हैं 2015 ईयर भी इंडिया ई सेहत जब प्रारंभ किया गया 2015। इसके बाद है ई औषध, सेकंड प्रोजेक्ट ई औषध। ई औषध जैसे भारत सरकार ने लॉन्च किया जन औषध, वैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको क्या लॉन्च किया, लिख लीजिए राजस्थान सरकार का नाम है ई औषध। ई औषध कब किया गया था? इसका परफेक्ट को नहीं मतलब ये पता है, देख लीजिएगा एक बार पता। फिर आशा सॉफ्ट, आशा सॉफ्ट, आशा सॉफ्ट, सॉफ्ट, आशा सॉफ्ट राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक घटक NRHM, NRHM के थ्रू एक प्रकार का उसका एक घटक है, एक टाइप है आशा सॉफ्ट। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके बाद है MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। MCTS मदर एंड चाइल्ड सिस्टम, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें मैं वही जो मैं आपको बता रहा था अभी, गर्भस्थ महिलाओं की जो प्रसव पूर्व देखभाल और सुविधाएं तमाम जो उनके जो हैं, तो इनके एक ऐप्स बनाए गए थे और ऐप्स के माध्यम से इनके समय समय पर सारे टीकाकरण और सारे देखभाल
सारी चीजें सब कुछ इनके हो रहे थे समय से। उसके बाद है मेरा अस्पताल रोगी फीडबैक एप्लीकेशन। मेरा अस्पताल हॉस्पिटल, रोगी फीडबैक जैसे आप सर्विसिंग करा के गाड़ियों की आते हो या किसी कस्टमर के रूप में कुछ आप कोई सुविधा लेके आते हो कहीं से, तो कोई सामान परचेज करके आप आते हो तो कहता है ना कि इसका, फिर कंपनी वाले बिजनेस वाला आपको फोन करते हैं भाई हमारा सिस्टम जो चल गया आपके यहाँ गया है, तो आप ले गए खरीद के उसको, कैसा चल रहा है, क्या आप रेटिंग वेटिंग कुछ उसका देना चाहेंगे। तो उसी तरह से हॉस्पिटल से जब आप आते हैं तो रोगी के उस पर आता है तो उसमें पूछा जाता है फीडबैक कि मतलब संबंधित डॉक्टर, अभी राजस्थान सरकार में और केंद्र सरकार में एक वह लागू किया गया है डॉक्टर्स के लिए कि अगर डॉक्टर्स की लापरवाही से अगर कोई समस्या होती है इस तरह से किसी पेशेंट को कोई मृत्यु या किसी तरह की, तो डॉक्टर के ऊपर भी जो है FIR हो सकती है, मतलब उनके ऊपर भी जांच हो सकती है संभावना। तो खैर ये सब चीजें हैं राजस्थान में या कहीं राजस्थान में शायद भी जल्दी होगा। तो मेरा अस्पताल फीडबैक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन एक प्रकार का है सॉफ्टवेयर है, एक ऐप्स है, मतलब आप दे सकते हैं कि संबंधित डॉक्टर ने जो मेरा देखा, जो रिकॉर्ड जो मेरे डिजीज को जो चेक किया, उसके द्वारा प्रेस्क्राइब जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ उससे मुझे कितना राहत है। उसमें और भी चीजें होंगी, क्या कोई बाहर से दवाएं आपको डॉक्टर ने लिखा, नो या यस, और लिखा तो कितनी दवाएं या क्या है, तो इस तरह के ऐप्स मुझे तैयार किए गए होंगे। उससे क्या होगा कि रोगी से गवर्नेंस और रोगी के बीच में डायरेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकेगा। भाई आने वाले तमाम समयों में बीच में आपने देखा है कि डॉक्टर्स क्या करते थे, अपने फिक्स जो दुकानों से मेडिसिन लिख देते थे, जाओ कमीशन बाजी होती थी ना, तो वो सब चीजें, और कितनी दवाएं आपको मिली, सारी दवाएं मिली नहीं मिली, कुछ चीजें आपको उसमें टिक करना होता होगा, फिर आपको रेटिंग वगैरह करने होते हैं कि हाँ रेटिंग है, फिर उसी हिसाब से डॉक्टर्स के साथ ट्रीटमेंट होता होगा, गवर्नमेंट उसी हिसाब से ट्रीट करती होगी कि भाई आपका इस महीने का इस वर्ष का ये जो रिकॉर्ड रहा बड़ा खराब रहा, योर परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर डॉक्टर साहब, तो आपको ट्रांसफर किया जाता है कि आप कहीं और जाइए या फिर से ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीजें। फिर है सुगम, SUGAM, सुगम, SUGAM, सुगम। इसको इसे सुगम के आगे लिख लीजिएगा। इस एप्लीकेशन को सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस एप्लीकेशन को सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। फिर किलकारी, किलकारी, किलकारी क्या है, एक प्रकार का निःशुल्क समयबद्ध, लिख ले इसके साथ में किलकारी, किलकारी के आगे लिखेंगे क्या है, निःशुल्क समयबद्ध तथा साप्ताहिक, निःशुल्क समयबद्ध तथा साप्ताहिक रूप से, समयबद्ध इसलिए है कि उन्हीं बच्चों के लिए, गर्भस्थ माँ और शिशु और बच्चों के लिए। हाँ आता है, अब पता चला है, आता किलकारी का तो उसमें आता किलकारी है, उसमें ऐप्स
उस पर ऐड स्पेस आप इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि किलकारी है छोटे बच्चों के लिए ना। समयबद्धता साप्ताहिक रूप से परिवारों के मोबाइल फोन पर, समयबद्ध तथा साप्ताहिक रूप से परिवारों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और बाल देखभाल सेवाओं से संबंधित 72 ऑडियो संदेश भेजता है। वही ऑडियो संदेश है, उससे संबंधित ऑडियो संदेश था जो आपको संदेश देता है। जब मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया तो उसमें एक चीज आपको देता ही है वैसे भी। अच्छा, कॉल आता है आपका, कंप्यूटराइज एक कॉल आएगा, आप उसको सुनेंगे। जैसे खासकर वो मैटरनल्स जो एप्लीकेंट होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं विथ फोन नंबर, उनके पास जरूर आता होगा क्यों, और ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता होगा। ऐसे नंबर्स में ही आएंगे, ठीक है ना, हमारे पास तो थोड़ी ना आएगा या आप लोगों को नहीं आएगा जो होंगे वहां से कनेक्टेड। टीबी निगरानी प्रणाली निक्षय, टीबी निगरानी प्रणाली निक्षय, NIKSHAY, निक्षय, निक्षय। ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे आपको फूड इरेडिएशन। ये क्या है? फूड इरेडिएशन, फूड इरेडिएशन, फूड इरेडिएशन। ये क्या है? फूड इरेडिएशन क्या है? लिखें इसमें, दो लाइन लिखेंगे। फूड इरेडिएशन वस्तुतः खाद्य पदार्थों पर आयनिक विकिरण, आयनिक विकिरण की नियंत्रित मात्रा के अनुप्रयोग की नियंत्रित मात्रा के अनुप्रयोग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, संदर्भित करता है। यह तीन विभिन्न प्रकार के विकिरणों में से, यह तीन विभिन्न प्रकार के विकिरणों में से एक का उपयोग करके किया जा सकता है। जैसे गामा किरण, एक्सरे, गामा किरण, गामा रे, एक्सरे और इलेक्ट्रॉन बीम, गामा किरण के अंतर्गत नहीं, अलग होता है, एक्सरे अलग होता है। एक्सरे जो है गामा किरण से हल्के किसके होते हैं, उसके आवृत्ति कम आवृत्ति है। एक्सरे, फिर इलेक्ट्रॉन बीम विकिरण। और आप लोग और समझ लीजिए, फूड इरेडिएशन वास्तव में इन टाइप के विकिरणों को खाद्य पदार्थों पे उनको क्या करते हैं, आरोपित करके, आरोपित समझ रहे हैं, उस पर इफेक्ट करके, और उसको क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। परिरक्षित मीन्स सुरक्षित, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक
चलता है। तो उसमें एक चीज और लिख देंगे, फूड इरेडिएशन का उपयोग खाद्य पदार्थों से बैक्टीरिया, वायरस और कीटों से छुटकारा पाने हेतु किया जाता है। अब ये इस टाइप की जो रेडिएशंस हैं, रेज हैं, इसका क्या उपयोग होता है कि इनमें जो मौजूद जो उसमें बैक्टीरिया या इस तरह के वायरसेज हैं, इनको समय पे ही समाप्त कर दिया जाता है, समय से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो पनपने नहीं पाते हैं उसमें ना, उसमें वो पनपने नहीं पाते, छुटकारा पाने हेतु किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थों के जीवन काल में, इससे खाद्य जितने भी पैकिंग जो आती है ना, पैक्ड जो, जैसे बहुत सारी चीजें हो गई, वो पैक्ड जो होती है, वो KFC के और बहुत सारे तमाम तरह से जो होते हैं, उनको इसी टाइप के उससे वितरण से होकर गुजारा जाता है और फिर पैक कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया के कुछ ऐसे अंश नहीं रह जाएंगे, तो आपका खाद्य पदार्थ जो काफी समय तक उसको परिरक्षित किया जा सकता है या प्रोसेस्ड किया जा सकता है ना। इससे खाद्य पदार्थों के जीवन काल में वृद्धि होती है और उन्हें खराब होने से बचाया जाता है। फूड इरेडिएशन, ध्यान रखिएगा। वृद्धि होती है और उन्हें खराब होने से बचाया जाता है। ठीक है, तो बस इसके लिए इतना ही पर्याप्त है, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे बहुत सारे जो बीफ और बहुत सारे जो चीजें पैक करके जो भेजे जाते हैं विदेशों को, वो काफी महीनों 2-3 4 मतलब साल तक वो सुरक्षित वैसे ही रहते हैं। क्या जो यहाँ से मीट और तमाम चीजें पैक करके भेजी जाती है, वो इसी तरह से कई काफी समय के बाद कई महीनों तक उसका उपयोग होता है। ठीक है, और जो फ्रीज करते हैं, फ्रीज करके जो उसको लोग किए रहते हैं, तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देते हैं और फ्रीज कर देते हैं। गर्म करना या फ्रीज करना, दोनों चीजें क्या होती है, गर्म करने से बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है और बहुत ज्यादा फ्रीज करने से भी बैक्टीरिया पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो फूड इरेडिएशन के साथ एक चीज और लिख लीजिए, विकिरण प्रक्रिया के द्वारा खाद्य संरक्षण, विकिरण प्रक्रिया के द्वारा खाद्य संरक्षण, शॉर्ट में आप इसको जानते रहिए। प्रक्रिया के द्वारा खाद्य संरक्षण, इसके बाद है क्या और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फ्लू गैस टेक्नोलॉजी, फ्लू गैस टेक्नोलॉजी, फ्लू गैस टेक्नोलॉजी। फ्लू गैस टेक्नोलॉजी लिखेंगे इसमें, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, FGD इसको बोलते हैं, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, डिसल्फ्राइजेशन FGD वस्तुतः जीवाश्म ईंधन वाले विद्युत संयंत्रों द्वारा विमुक्त सल्फर डाइऑक्साइड
गैस, विमुक्त सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य प्रक्रियाओं से उत्सर्जित SO2 सल्फर ऑक्साइड SO2 को हटाने के लिए प्रयुक्त सामान्य विधियां हैं। सामान्य विधियां हैं। इसमें ये चर्चा में क्यों आया भाई? फ्लू गैस यह ऐसे गैसों का मिश्रण है जो विद्युत संयंत्रों और विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों में ईंधन और सामग्रियों के दहन के द्वारा जो उत्पन्न होता है और नलिकाओं के माध्यम से वातावरण में निष्कासित किया जाता है। जैसे जितने भी विद्युत संयंत्र या बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल जो फार्म्स हैं उनसे क्या होते हैं कि इस तरह के जो गैसेज जो निष्कासित होते हैं तो इन्हीं के लिए क्या है, एक प्रकार की एक प्रौद्योगिकी है। इसको क्या करता है कि डिसल्फ्राइजेशन करता है। मतलब डिसल्फ्राइजेशन करने का मतलब यह है कि जो संयंत्रों के जो उत्सर्जन होते हैं इनके इस तरह के जो गैसों के उत्सर्जन जो हानिकारक है वायु प्रदूषण के लिए, इनको क्या करता है, डिसल्फ्राइजेशन करता है। मतलब इनके असर को क्या करता है, कम कर देता है। वो आप लोगों ने सुना है कि चिमनी के ऊपर एक फिल्टर लगा होता है। फिल्टर क्या करता है कि बारीक जो कण होते हैं बहुत बारीक, उनको क्या करता है, वो छान देता है। और वही उसी कण में क्या होता है, खतरनाक वो होते हैं समस्याएं जो होती हैं जो श्वास के रास्ते जाके फेफड़े में गंभीर समस्या पैदा करती है। तो उसको क्या करते हैं, इस टाइप की जो चीजें हैं डिसल्फ्राइजेशन कर देता है, सल्फर मुक्त कर देता है। और सल्फर ही क्या होता है, हानिकारक है। इसमें इस टाइप के केमिकल्स के जो सल्फर है वो हानिकारक है। सल्फर मुक्त कर देने से साफ सुथरी हवा हो जाती है। ठीक है, तो यही है इसमें। ठीक है, बस इतना ही है, बस इतना जानिए। सल्फर मुक्त करने की एक तकनीक, डिसल्फ्राइजेशन करने की एक तकनीक, फ्लू गैस टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है एक्वापोनिक फार्म। एक्वापोनिक फार्म, एक्वापोनिक फॉर्म। एक्वेरियम जानते हैं, एक्वेरियम, वैसे ही एक्वापोनिक ये क्या है, लिखेंगे एक्वापोनिक फार्म। ये क्या चीज है? अच्छा, अभी हाल ही में कोई परीक्षा में आया भी था, अब इसी से रिलेटेड स्टेट पीसीएस में किसी आया था, शायद बिहार पीसीएस में आया था, कहाँ आया था, लिखेंगे। जैसे मान लीजिए वो पूछता है कि एक्वेरियम में पालते हैं मछली, फिर एक है जो मधुमक्खी पालन होता है उसको क्या कहते हैं, पीसी पोनिक, पीसी बेरियम या पीसी पोनिक, मतलब जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से एक्वापोनिक है। एक्वापोनिक क्या है, देखिए लिखिए। एक्वापोनिक एक तकनीक है जो 3 ऑप्शन दिया था, तो उसमें पूछा था जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है, तो एक तो एक्वापोनिक दिया था, दूसरा पीसी पोनिक करके था, और तीसरा जो था एक्वावेरियम करके था। एक्वावेरियम, तो एक्वेरियम में क्या होता है, मछली पालन करते हैं। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जनरली जो पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि अलग अलग किस क्रांति के नाम से जानते हैं, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, जो भी है। फिर उसके बाद फिर कौन कौन से कल्चर है, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर, टिश्यू कल्चर, तो
तमाम तरह के कल्चर, ठीक है ना, क्लियर है ना, आप लोग पता है पहले ही। फिर अभी देखिए पोनिक क्या है, ये देखिए इस टाइप के जो पोनिक शब्द जो है इसमें लग रहा है। एक्वापोनिक एक तकनीक है जो बागवानी और मत्स्य पालन, बागवानी और मत्स्य पालन दोनों को सम्मिलित करती है, दोनों को सम्मिलित करती है। और किसान को पौधे उगाने के साथ साथ, पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन में भी मदद करती है। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है इसको देखना है, तो लिखेंगे क्या काम कैसे करती है या तकनीक। लिखेंगे एक्वापोनिक्स में मछली और पौधे एक साथ एक ही टैंक में होते, मछली और पौधे एक साथ एक ही टैंक में बड़े होते हैं। और मजे की बात यह है ना कि जो पौधे जो बड़े होते हैं उस पानी, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा कृत्रिम टाइप का एक छोटा सा बड़ा एक टैंक बना है कृत्रिम टाइप का, जिसको चारों तरफ से क्या किया आपने, घेर दिया, बाउंड कर दिया, चारों तरफ से ऊंचा करके थोड़ा सा चारों तरफ से बाउंड कर दिया, और उसमें आपने पानी भर दिया। पानी भरने के पश्चात क्या होगा कि जो आपके सब्जियों के पौधे हैं वो आप क्या करोगे, उसमें उनके बीज डाल दोगे उसमें, या पौधे रोपित करोगे आप। और पौधे रोपित करने के पश्चात उसमें कुछ टाइप की उर्वरक आप डालोगे जो मछलियों के लिए भी उपयोगी हो और पौधों के लिए भी उपयोगी हो। इसी टाइप से ये जल में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वर्ड इसका, वो भी है कि जो पौधे जल में जो उत्पन्न हो, मतलब जिनको मृदा की आवश्यकता ना हो, जो सारे पोषक तत्व हैं वो किससे प्राप्त करे, हो जल। मतलब आप देखोगे कई जगहों पे यही जलकुंभी कहीं कहा है, जलकुंभी नहीं है, जलकुंभी तो दूसरी चीज है, बिल्कुल उसी टाइप से उसको बाद जितना पोषक तत्व जिसको जरूरत है उतना, और बीच बीच में समय समय क्या करते हैं उसको उसके पानी को बदलते रहते हैं जल को। तो जल में अब वो वाला जल उस जल में काम नहीं करेगा जो जल एक वाटर फिल्टर जल में नहीं, क्योंकि पहले तो पोषक तत्व उससे समाप्त कर चुका होता है, ठीक है ना। अब इसी जल में हमारे इसी जो पानी हम पीते हैं इसमें तमाम तरह के मिनरल्स, कैल्शियम, तमाम तरह की सारी चीजें उसमें खुद मिलती है इसी जल में। तो उससे क्या करता है मनी प्लांट जैसा पौधा, क्या करता है, वो पोषक तत्व प्राप्त करता है और उसमें ग्रोथ होती रहती है, बड़ा होता रहता है। इसी प्रकार से हाइड्रोपोनिक तकनीक, देखिए आगे हाइड्रोपोनिक, हाइड्रोपोनिक तकनीक जैसे एक्वापोनिक है ना, हाइड्रोपोनिक फार्म, हाइड्रोपोनिक फार्म और एक्वापोनिक फार्म, एक करीब परीक्षाओं में आपको पूछ लेगा कि हाइड्रोपोनिक फार्म से, अच्छा सिर्फ ये पूछेगा कि खाद्य जो पदार्थ है सब्जियों के जो पौधे उगाने की जो तकनीक है जल में, वो कौन से उससे जाना जाता है, कौन से फार्म कौन से इससे जाना जाता है, तो क्या होगा, हाइड्रोपोनिक तकनीक। और जो एक्वापोनिक तकनीक है, एक्वा जहां शब्द लगे वहां क्या है, मछलियों के और सब्जियों के या इस तरह के उनके पौधों के दोनों के, और उसमें उस तरह की चीजें डाले जाते हैं, उर्वरक चीजें मतलब जो भी है कि जो मछलियों के लिए भी उपयोगी हो और पौधों के लिए भी, दोनों चीजें, और दोनों उसमें क्या करें, विकास करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जितने ऊंचे ये बेंचेज 3 फीट लगभग 2.5 फीट 4 फीट तक की ऊंचाई था, पूरा एक बाकायदे, बीच बीच में आप लोगों ने देखा है कि जो ढाले गाड़ियां होती हैं पीछे
उसी में पॉलीथीन चारों तरफ से लगा कर उसमें खूब पानी भर के और उसी में मछलियां खूब ढेर सारे रखे रहते हैं। कभी किसी ने देखा इस तरह? नहीं। डीसीएम में वो क्या करेंगे, चौतरफे जो है पूरा पॉलीथीन लगा देंगे और उसी में पानी भर देंगे। कई 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 मतलब उसमें 2-3 हज़ार लीटर तो पानी आ ही जाता है। और उसमें जो मछलियां बेचने लाते हैं या छोटे छोटे मछलियों के वो बेचते हैं ना बच्चे, वो क्या करते हैं, उसी भर देते हैं और भर के फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों को निकाल निकाल के उसमें देते रहते हैं। देखिए ये भी तरीका है। तो खैर वो भी एक तरह का एक्वापोनिक वो भी होगा। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या है। इसमें मैंने लिखा है कैसे काम करता है, उसमें कुछ लिखा आप लोगों ने नहीं लिखे। एक्वापोनिक में मछली और पौधे एक साथ, एक्वापोनिक में मछली और पौधे कंफ्यूजन नहीं करना कहीं से। हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक ये सब बिल्कुल, और पिसीपोनिक, ठीक है ना, ये सब चीजें बड़ा केयरफुली हैंडल करना है इसको आपको। तो क्या करना है, एक्वापोनिक में मछली और पौधे एक साथ एक ही टैंक में बड़े होते हैं। टैंक में मछलियां पाली जाती हैं, टैंक में मछलियां पाली जाती हैं और टैंक के किनारे किनारों पर पौधों के लिए क्यारियां बनाई जाती हैं। पौधों के लिए क्यारियां बनाई जाती हैं। अब एक चीज और देखिए, फिश टैंक का पानी, फिश टैंक का जो पानी मतलब जो टैंक बनाया गया है, फिश टैंक का पानी मछलियों के अपशिष्ट से, मछलियों के अपशिष्ट से समृद्ध होने के कारण पोषक तत्वों में समृद्ध होता है, पोषक तत्वों में समृद्ध होता है, जिससे पौधों को पोषण मिलता है, जिससे पौधों को पोषण मिलता है। ठीक है। और ये जो क्यारियां बनती हैं, ये थर्माकोल या इस तरह की चीजें साइड में पूरा लगाया गया होगा, थर्माकोल होगा। तो इस तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। इसको एक चीज और लिख लीजिएगा वहीं पे, हाइड्रोपोनिक तकनीक, हाइड्रोपोनिक फार्म। इसमें विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के या सब्जियों के पौधे उगाए जाते हैं। उसमें हमने देखा है किसी जगह पर उगाते हुए, उसमें क्या करते हैं, एक अलग टाइप का ड्रॉप होता है जो उस तकनीक से, इस नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए उर्वरक का उसमें इस्तेमाल करते हैं। उस पानी में क्या करते हैं, उसमें कुछ ड्रॉप, कुछ बूंदे डाल देते हैं। अब उस पानी में पूरा पोषकता बरकरार रहती है और उस पौधे को ग्रोथ में वृद्धि करने में सहायक होता है। पूरा उर्वरक के साथ जल भी मिल गया, पूरे खनिज लवण और सारी चीजें जितना उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो सब मिल गई। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे क्लाउड सीडिंग, मेघ बीजन। मेघ बीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, इस बात में मेघ बीजन या क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग या मेघ बीजन, ये तकनीक आजकल बहुत कारगर है। किसी समय में जब बारिश नहीं हो रहा था तो कौन क्या, जनक जी ने अपनी पत्नी के साथ वो हल चलाया था। तो सीता जी मटके में फंसी हुई नहीं, मतलब धरती से उत्पन्न हुई, मटके में रखी हुई, तो उनके हल से जो है टकराई तो सीता ही उत्पन्न हुई। तो तरह तरह के लोग क्या करते हैं, इसमें एक उपाय करते हैं क्या करने के लिए, बरसात कराने के लिए। तो एक बरसात कराने का एक
वैज्ञानिक तरीका ये क्या है, मेघ विजन जो है, 2 लाइन लिखे, मेघ विजन क्लाउड सीडिंग को, मेघ विजन या क्लाउड सीडिंग को मौसम संशोधित तकनीक के रूप में भी, मौसम संशोधित तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, जाना जाता है। यह बादलों में, यह बादलों में नमी को प्रेरित करने का, नमी को प्रेरित करने का एक कृत्रिम तरीका, एक कृत्रिम तरीका है ताकि वर्षा हो सके, ताकि वर्षा हो सके। ठीक है भाई। अब एक चीज आप लोग और बताइए कि कृत्रिम बरसात कराने के लिए जैसे फिल्मों में होता है तो कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, कृत्रिम वर्षा होती है। ठीक है ना। तो एक चीज यह लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोजन नहीं, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं बताइए? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, शुष्क बर्फ। ठीक है ना। मैं एक जगह खाना खाने गया था होटल पे, तो एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति उसमें आइस डाल रहा था, आइस, वो पैकेट फाड़ के आइस डाल रहा था ऐसे पैकेट में, तो वो जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा था। वो जल्दी गलता नहीं है ना सर? गलता वो धीरे है, लेकिन एक तरह से वो भी वैसे ही रहता है, बस ठंडा करने के लिए डालते हैं। ठंडा करने के लिए। और सर पारदर्शी बहुत हो रहता है। हाँ, फिल्मों में तो देखते हैं एकदम जैसे दिखेगा वैसा ही रहता है, जैसे सिंघाड़ा आप जब छील देते हो पूरी तरह से, जैसे तो वैसा ही रहता है। जैसे सर हीरे का टुकड़ा रहता है। हाँ, उसी तरह। तो मेघ विजन के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वर्षा कारक बादलों पर छोड़ दिया जाता है, तो वर्षा कारक बादलों पर छोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक चीज अब आप जान लीजिए कि मानसून की अनियमितता जब होती है, बरसात नहीं होती, तब इसका उपयोग किया जाता है। या जैसे महाराष्ट्र में इसका उपयोग गवर्नमेंट ने उसके लिए बजट बाकायदे पेश किए कि यदि इस बार सूखा पड़ा तो हम मेघ विजन कराएंगे, क्लाउड सीडिंग कराएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम पता क्या होती है, होता क्या है, जैसे बादल जो तैर रहे होते हैं, बादलों में क्या किया जाता है, इस तरह के केमिकल्स को छोड़ दिया जाता है, सामने को छोड़ दिया जाता है, जैसे खेतों में से छीट दिया जाए, ऐसे वो क्या किया जाता है, एक तरह से वहां सीडिंग कर दी जाती है। सीडिंग मतलब जैसे रोपाई कर दिया है, एक दिया जाता है। जैसे खेतों में क्या करते हैं, गेहूं के बीच में क्या करते हैं, छीट देते हैं, जैसे कहते हैं छीटना या सीडिंग करना। तो बादलों को तो छोड़ देते हैं, उसको इस तरह से कर देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि मान लीजिए बस्ती बारिश का रहा है, बस्ती के बादल धीरे धीरे सरकते हुए सर कभी नहीं बैठेंगे, बस्ती में ही बारिश हो रही है, वही कहा, और इससे क्या होगा कि अति बाढ़ प्रभाव भी उससे होगा। बाढ़ का प्रभाव मान लीजिए जरूरत कहीं और है, बारिश कहीं और हो रही है। इससे एक चीज और है
कि हानिकारक भी हो सकते हैं पर्यावरण के लिए। भाई प्रकृति के खिलाफ आप जाके करोगे तो नुकसान। बादल तो जो फट रहे हैं ना, ये कुछ इसी तरह से समस्या है। उत्तराखंड में सर ज़्यादा फटते हैं। हाँ, तो ये जो नेचुरल प्रकृति के खिलाफ जो हो रहा है जो काम, एक जगह कहीं आप फायदा तो ले लोगे, दूसरी जगह कहीं क्या होगा, नुकसान इसका। नुकसान। ठीक है ना। तो सूखा ठीक है, सूखा प्रभावित और बहुत सारे तमाम इस तरह के करके इसमें हानिकारक रसायनों के साथ जैसे पर्यावरणीय परिणाम भी होते हैं। ठीक है ना भाई, तो आएगा बारिश की बूंदें गिरेंगी खेतों पे, फसलों पे, तो उसका तो हानिकारक भी तो असर पड़ेगा। उसमें केमिकल्स मिले हुए, जो बारिश की बूंदें गिर रही है जमीन पे, वो केमिकल मिले हुए तो हो रही है, वही चीज है। दिल्ली गवर्नमेंट सर पोल्यूशन को कम करने के लिए करवाती है, पॉल्यूशन मेक सीडिंग करवाती है। वायु उससे क्या होता है कि वो मेक सीडिंग मतलब पूरे जो वाष्प मतलब जलवाष्प के रूप में जो तैर रहे होते हैं या वायुमंडल में जो तैर रहे होते हैं पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, उनको लेके बैठ जाते हैं। तो इतना पर्याप्त मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ लीजिए। अब उससे ज़्यादा लिखाएंगे तो बस समझना जरूरी है, इन शब्दावलियों को समझना जरूरी है। आज इससे आप हानियां भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, हानि लिख सकते हैं, वो तो लिख लेंगे सर, वो बना भी ये मतलब इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद हम लोग देखेंगे QR कोड वगैरह तो हम लोगों ने आपको बताया ही था। जी सर। और बाकी क्या है इसमें, अभी सर इसमें सर अतिचालकता है, उस पर लेजर प्रौद्योगिकी भी है, लेजर टेक्नोलॉजी में, और सर अतिचालकता भी है। हाँ, और फिर सर अरे महासागर, भैया अतिचालकता वही है जिसमें बहुत तेजी से करंट फ्लो हो, बहुत तेजी से फ्लो। और सर इसमें फिर बौद्धिक संपदा अधिकार भी है सर। हाँ, वो सब बताएंगे। अच्छा, बौद्धिक संपदा अधिकार वाली चीजें तीन पूरा उसका वही है, पूरा टॉपिक ये है, उसको आपको कल बताएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और क्या क्या है इसमें सर है बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार, कॉपीराइट, पेटेंट। हाँ, पेटेंट भी है। पेटेंट क्या है, जैसे किसी चीज पे आपने पेटेंट प्राप्त कर लिया, आपको पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आपके बिना आदेश के आपके संबंधित जो आपके द्वारा बनाया गया है उस पर आपको पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया जाता है। तो बौद्धिक संपदा पेटेंट क्या होता है, पेटेंट जो है उसी बौद्धिक संपदा जो आप अपने तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये बुक है, ये बुक इस पे नीचे लिखा है जो कॉपीराइट मतलब कॉपीराइट बाय फला, सर्वाधिकार सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार से उनके बिना परमिशन के हम दूसरी कोई किताब इस तरह की कोई नहीं छाप सकते, तो कॉपीराइट उनको एक पेटेंट प्राप्त हो गया। जैसे एक GI टैग होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो क्या होता है, एक प्रकार से पेटेंट उसको प्राप्त हो जाता है, उससे एक प्रकार से स्वामित्व प्राप्त हो जाता है उस अपने बौद्धिक संपदा को। बौद्धिक संपदा वाले अपने खुद के बुद्धि विवेक से तैयार किया गया कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी हो गया सर, या तो कोई वस्तु हो गई है। हाँ सर, जब वो उसमें मूवी में क्या करता है, क्या क्या खूब क्या बताया है, वो बन के आता है शाहजहां या कुछ बन के आता है ना, उसका कॉपी का अधिकार सिर्फ किसको है, जिसने उसको बनाया सिर्फ उसी को है कि 1% से 2%, 2% से 3% वो खुद वही कर सकता है। लेकिन उसका जब उससे आदेश जब तक नहीं ले लेगा अगला, जब तक वो खुद अपने तरफ से आदेश नहीं दे देगा, तब तक उसका कॉपीराइट किसी को करने का अधिकार नहीं होता है। उसमें उसका पूर्ण रूप से स्वामित्व हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, पेटेंट। वही क्या है, पेटेंट। पेटेंट मीन्स स्वामित्व। और सर अब की बार सर ये बता दीजिएगा महासागरीय अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, क्योंकि सर इस टाइम पीरियड में सर ग्लोबल में ये सर महासागरीय जो मतलब परिघटनाएं हुई बहुत अत्यधिक हुई। इसमें सर एक है टॉपिक है सर देखिए एक चीज और पूरा बचा शायद। हाँ सर, में क्या क्या चीजें हो सकती हैं सर इसमें एक टॉपिक, जी सर इसमें एक टॉपिक है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय विजन 2030।
विज्ञान मंत्रालय की? अच्छा, विजन 2030 सर। अच्छा। क्योंकि ये सर आगामी की दृष्टि से है तो ये सर पूछ सकते हमें हैं। आप जरा इसको भेज दीजिएगा, ग्रुप पे भेज दीजिएगा इसको, क्या क्या चीजें और है जिसको हम बता सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद है चलिए और क्या है देखें, विशेष रूप से क्या है जो छूटने न पाए सर अभी हाईटेक सार्वजनिक परिवहन हेतु प्रस्ताव, हाईटेक सार्वजनिक परिवहन हेतु प्रस्ताव। हाईटेक सार्वजनिक परिवहन हेतु प्रस्ताव। ठीक है, कौन कौन से परिवहन है देख लीजिए आप लोग, क्या पता किस इसमें सर है। सागर कन्या, सागर संपदा, सिंधु संकल्प, सागर सूक्ति, सिंधु साधना, समुद्र रत्नाकर, ध्रुवीय अनुसंधान जलयान। समझ में नहीं ये सभी जलयान है। हाँ सर, महासागरीय अनुसंधान जलयान। इंडियन अरे ओशन जो रिसर्च है, ओशन रिसर्च में सारी चीजें ओशन रिसर्च से संबंधित ये शब्दावलियां हैं। चलिए खैर, इसमें लिखेंगे नीति आयोग ने भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए, नीति आयोग ने कौन सा साल में लागू हुआ भाई नीति आयोग? 2015 1 जनवरी। हाँ, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग लागू हुआ। उससे पहले क्या था? योजना योजना आयोग। आयोग। नीति आयोग की घोषणा सर 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए भाई, इतना आपको अपडेट करना पड़ेगा। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई और 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? पीएम। नीति आयोग ने भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 6 प्रस्तावों को, भारत की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 6 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। 6 प्रस्तावों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इन प्रौद्योगिकियों में मेट्रिनो, स्टेडलर बसें, हाइपरलूप, पॉड टैक्सियां, या टैक्सी, पॉड टैक्सियां। जैसे आप लोग सुनते हो ना आईपॉड क्या है? छोटा वाला, बिल्कुल छोटा सा, उसमें 3000 गाने लगे हुए हैं। हाँ समझ में। आईपॉड जिसमें ईयरफोन लगा के उसको सुन सकते हैं। हाँ, गाने सुनते हैं। MP3 पहले से बोला जाता है। हाँ, MP3 टाइप का होता है, उसमें वीडियो देख सकते हैं आप, म्यूजिक सुन सकते हैं। छोटा सा आईपॉड। पॉड जो तकनीक है ये सूक्ष्म चीजों की है, पॉड। इसके बाद है हाइब्रिड बसें और माल ढुलाई के लिए, रेल प्रणाली सम्मिलित है। ट्राम के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है? ट्राम गाड़ी, ट्राम जो पश्चिम बंगाल में चलती है। हाँ, बंगाल में एक ट्राम गाड़ी चलती है। जैसे आपके इन्हीं रोडों पे, सड़कों पे, हाँ सर, उसी सड़क पर से आपकी नॉर्मल गाड़ियां भी दौड़ती हैं। जी सर। और उसी सड़कों पे ट्राम गाड़ी ऐसे अंदर उसमें रेल बनाया गया होता है। रेल की पटरी
पटरी सर, हाँ। अंदर अंदर से रोड भी निकल जाएगा, ऐसे मतलब रोड के बराबर में निकल जाएगा। कैसे आप रोड को क्रॉस करते हैं, रोड को आप क्रॉस करते हैं ना, तो ऐसे तो होता है ना जब आप सिग्नल को क्रॉस करके जाते हैं रेल लाइन, जी सर, तो ऐसे बिल्कुल प्लेन, प्लेन एकदम, मतलब उससे किसी का ऐसा नहीं कोई गाड़ी का चक्का फंस जाए, कोई पहिया फंस जाए, कोई साइकिल वाला उसको अटक गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसे बना होता है। उसी पर से रेल दौड़ती है। रेल क्या है, रेल वही पटरी को ही रेल करती है, रेल मतलब उसमें ट्राम दौड़ती है। और ट्राम ऐसा भी है कि ब्रेक सिस्टम भी है, मतलब ऐसा नहीं कि सामने से मान लीजिए पीटी सा दौड़ गई, सामने से तो उनके लिए ब्रेक भी असर मारेगा, और सर स्लो भी चलती है, उड़ा नहीं देगा, आराम से ट्राम मतलब ये है कि दौड़ के भी आप उसमें चढ़ सकते हैं, इतना नाम नहीं गए थे सर लेकिन बैठे। तो इसमें लिखेंगे मेट्रिनो। मेट्रिनो क्या है देख लीजिए, मेट्रिनो यह पूर्णतया स्वचालित, यह पूर्णतया स्वचालित छोटी पॉड है, छोटी पॉड है, यह पूर्णतया स्वचालित छोटी पॉड है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए यही जो मेट्रो जो बने होते हैं ऊपर ऊपर ऐसे ब्रिज के ऊपर, और जैसे घरों के ऊपर मान लीजिए, तो कोई चाहे ऐसे भी तो कर सकता है कि कुछ कुछ जंक्शन पे क्या करता हो, एक टाइम स्टेशन बना के कोई धीरे से उतर लिए, कोई धीरे से उतर लिए, ऐसे तो होता है ना। तो कुछ ऐसे भी दिखाता है क्या, कुछ कुछ लोग स्टॉपेज तक घरों तक भी उतार देता है, धीरे धीरे हल्का सा ब्रेक मारा, घरों तक भी उतारने सुविधा, ऐसे ही ट्राम धीरे धीरे चल जाए, बहुत स्लो स्पीड। यह पूर्णतया स्वचालित छोटी पॉड है, यह ऊपर स्थित तारों के नेटवर्क में लटकती हुई, यह ऊपर स्थित जैसे रोपवे होता है, रोपवे जैसा, रोपवे देखा है ना तो पहाड़ों में, हाँ एक प्रकार से उड़न खटोला केबल वाला जो होता है, इसमें 2-3 लोग की 4 लोगों के बैठने की सुविधा होती है, और एक ऐसे उस पे केबल पे वो दौड़ता है चरखी के साथ, ठीक है। तो यह ऊपर स्थित तारों के नेटवर्क में लटकती हुई स्वतंत्र रूप से यात्रा करती है, तारों पर लटकती हुई स्वतंत्र रूप से यात्रा करती है। वहाँ पे लगा है सर वैष्णो देवी, हाँ वैष्णो देवी है, बिहार में भी, देवघर में घटना भी तो हुई थी भी कुछ समय पहले है, मुंबई में भी ऐसे है, समुद्र के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से, खाइयों के ऊपर से इस पार से उस पार चले गए फटाफट, जितने देर में उधर घूमते हुए जाएंगे उतने देर फटाफट वापस वहां पहुंच गए, ये ठीक है। फिर इसका पॉड टैक्सी है, पॉड टैक्सी का आप समझ लो, ऐसे ही पॉड टैक्सी है, पॉड टैक्सी भी ऐसे ही उड़न खटोला टाइप का, तो बोलते हैं शुद्ध रूप से उड़न खटोला, ऐसे रोपवे सिस्टम से उसी तार पे ही दौड़ती रहती है। इसका हाइपर लूप पॉड जैसे वाहन जो एक नियर वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से वायुयान जैसी गति से शहरों के बीच चलते हैं, हाइपर लूप। हाइपर लूप पता क्या है, एक प्रकार से जैसे साइफन आप देखते हो, साइफन पाइप, हाँ सर, साइफन पाइप, पानी चलाने के लिए मोटा सा रहता है, हाँ वो इतना पता नहीं, साइफन तो बड़े बड़े जैसे सीवर लाइट जिसमें, हाँ बॉम्बे बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं देखे सर, ज्यादा बड़ा नहीं देखे, इतना बड़ा देखो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ऐसी तकनीक विकसित करेंगे, मैग्नेटिक तकनीक विकसित करेंगे, कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से, कि वो इतनी तेज गति से उसमें दौड़ेगा। भाई उसमें थोड़ी नहीं करना है कि तुम उनको उधर से सिग्नल पास करने दो, ऐसा कुछ है नहीं, एक पाइप रहेगा, पाइप की संरचना, एक पाइप के बाद संरचना ऐसे रहेगी पूरी ऐसे, और काफी दूर तक, मान लीजिए यहाँ से बस्ती से लेके और लखनऊ तक हमको जाना है उसी से, और इतनी लंबी पाइप ऐसे बिछाई गई है, उसमें एक प्रकार से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम से चलने वाली एक गाड़ी, इसमें कम से कम 5-6 डिब्बे होंगे, इसमें कम से कम 1,500-2 हजार यात्री इसमें बैठ सकते हैं। अब इसमें कितना भी स्पीड से ले जाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क। इसमें सर ग्रेविटी को जीरो कर देंगे, उसके बाद दोनों तरफ चुंबकीय आकर्षण शक्ति से उसको फिर, तो जो गाड़ी चलेगी दौड़ेगी इसमें,
बहुत कोई तेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूवमेंट में भाग ग्रेविटेशन से जीरो कर देंगे, मतलब एक बार से निर्वात उस ट्यूब में निर्वात कायम कर देंगे। निर्वात क्या है? निर्वात का मतलब यह है कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें नहीं है, और निर्वात में वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप करेंगे, और इसमें बहुत ही तेज गति से, मतलब आप लखनऊ में जाने के लिए कह सकते हो आप कि 10-15 मिनट में लखनऊ पहुंच गए। ये सर हाइपरलूप जैसे जो लोग पैराशूट चलाना सीखते हैं, हाँ, उनके लिए एक घर बनाया जाता है, वो भी शायद इसी पे बेस रहता है। अंतरिक्ष में जो जाते हैं निर्वात जैसा ही। हाँ, जहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं जैसे सर। हाँ, वो मतलब जैसे सीखते हैं, मतलब यह है कि मान लीजिए अगर गिरफ्त पड़ेगी तो ऐसे लटके रहे हैं, धीरे धीरे उनको नीचे उतारा जाए, निर्वात कायम करके, निर्वात बना क्योंकि उसमें सर पहले जब अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है तो यहाँ भी पहले अपने इसी एरिया में, मतलब जैसे पृथ्वी पे ही एक निर्वात वैक्यूम ट्यूब टाइप की चीजें बनाई जाती है, और उसमें क्या होता है कि उसमें पहले सिखाया जाता है इस तरह से तुम्हें रहना है, ऐसे ही सब कुछ उसमें करना है, ऐसे लटके रहोगे, बैलेंस बना। हाँ, बैलेंस एकदम बना के काम करना है। और एक चीज और है, अंतरिक्ष में दो यात्री आपस में दूर होते हैं या करीब आते हैं, बताइए। दूर सर, मतलब वहाँ पे सर दूर जाएंगे, वो दूर अपने हटते हैं या करीब आते हैं? अंतरिक्ष में सर, अंतरिक्ष में हाँ, करीब आते हैं। आकर्षण होता है, आकर्षण एक बल जो वहाँ काम करता है एक प्रकार से, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स जीरो रहता है। ठीक है, ये मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं थोड़ा सा। फिर इसके बाद स्टैडलर बस हो गया। स्टैडलर बस ऐसे ही जैसे जैसे बसें चल रही हैं, अभी यह आपके गेट के पीछे एक बनाया गया हो बैठने वाला है यात्री सेट, तो स्टैडलर बसें एक प्रकार से ऐसी बसें जो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ रहे ऐसे व्यवस्थित, और जगह जगह पे सीधे सीधे रुकता जाए, और उसमें से यात्री लुढ़कते जाए, निकलते जाए, ठीक है, अपनी जगह स्टैंडर्ड बस। फिर ऐसे ही बहुत सारी चीजें, हाइब्रिड बस और तरह तरह की सारी चीजें ऐसे ही सब, बहुत भीड़ भाड़ कर से। इसमें सर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में भी चले जाइए, बैठिए, उसका नहीं सर, इसमें दिया गया है सर। है? हाँ सर, कि कब मतलब इसको शुरू किया प्रोजेक्ट है कमलाल जी का ये सर। हाँ, इसमें सर ज़्यादा नहीं दिया गया, इसमें सर दिया गया, इसमें सर दिया गया है कि पहली जो एक्सप्रेस का परिचालन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। नई दिल्ली से वाराणसी, हाँ, वंदे भारत। डेट सर, डेट लखनऊ से, गोरखपुर से लखनऊ की नहीं चलती है वंदे भारत, ठीक है। डेट सर इसमें नहीं दिया। अच्छा, कई शहरों के लिए वंदे भारत चलाएंगे, इसमें बहुत सारी फाइबर सुविधाएं रहेंगी, तो जो इसकी सीटें होंगी 3 सीट की पूरा डूब जाएंगी, उसमें सीटों के पीछे टेलीविजन लगे हुए हैं, टीवी का आप आराम से मजा ले सकते हैं, उसमें अलग टाइप के जो है टेबल्स वहाँ रखे हैं, टेबल पे आप अपना चाय पानी खाना पीना सब खा पी सकते हैं बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। 2023 में चला था। अरे चलती है भाई सी, काफी सारा कॉस्टली है उसका। हाँ, 800 रुपए के वो सर फॉरनर के लिए ज़्यादातर बना है, हैं? फॉरनर के लिए ज़्यादातर। हाँ, वही सब है। और तो क्या, आम आदमी सब नहीं, आम आदमी आम सब आदमी की बस इतना महंगा है, जनरल डिब्बे में नहीं बैठ पाएंगे। उसकी सारी चीजें उसके सब ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिक सब रोड वगैरह सब ऑटोमेटिक है, उसमें वो सब बताता भी रहता है कि आप यहाँ आ गए, आप वहाँ आ गए, आप वहाँ आ गए, सही से। जैसे सर मेट्रो सर, मेट्रो होता है उसमें भी राउंड होता है, ठीक है। और इसके बाद और क्या बचा भाई? इसमें सर ड्रग्स के बारे में हो गया, अब थक गए ना? हैं? नहीं सर, सब सर थक बोले गए? तो सिलेबस दिखाने के लिए वो बोले हैं। हैं? सर सिलेबस दिखाने के लिए बोले हैं। सिलेबस हमने तो भेज दिया आप लोग को। सर आपका नहीं हैं? जय सर। अच्छा सर लिखवाएंगे तो बुला दे, हो गया। नहीं सर, बाद में हो जाएगा। एक प्रकार से उसमें हीट उत्पन्न होता है, और इस सिगरेट में क्या भरा रहता है, जैसे तंबाकू के वैक्स, निकोटीन के वैक्स उसमें चले गए होते हैं। फिर ई सिगरेट अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है कि वो गर्म होता है और वैक्स का धुआं निकलता है। वैक्स मतलब सर लिक्विड रूप? नहीं, वैक्स मीन्स होता है
जैसे तंबाकू युक्त कॉटन का जैसे होता है ना, कॉटन उसमें मतलब तंबाकू युक्त कॉटन वैक्स, तब निकोटीन युक्त वैक्स, निकोटेटेड वैक्स। तो क्या होता है जब उसको मतलब हीट मिलती है अंदर से, एक प्रकार की सिगरेट जो इलेक्ट्रिक सिगरेट होती है जिसमें सेल लगता है, सेल जैसे पेन होती है, उसमें एक तरह से सेल लगा दिया और सेल लगाने के साथ उसमें एक प्रकार से रेडिएशन उत्पन्न हीट इमिट होगा और जो वैक्स होगा इसका यहाँ लिपटा होगा जिसमें क्या होगा निकोटीन युक्त होगा, उससे क्या होगा जब वो गर्म होगा तो उसमें से सिंपल सी बात है धुआं निकलेगा। तो क्या करेंगे, पीने वाले ऐसे पिएंगे और छुलने बुलाएंगे। वही है ई सिगरेट। ध्यान रखिएगा, तो आप मत सोचिएगा ये क्या है, ई सिगरेट क्या है, इसी टाइप की सिगरेट। ज्यादातर क्या है आज की युवा कहाँ जाते हैं, हुक्का बार में जाते हैं, पब में जाते हैं, बैन हो गया पब या हुक्का बार में ज्यादा